Hello students, good morning, good afternoon, good evening. अपने अपने हिसाब से सब एडजस्ट कर लो. जिसको मॉर्निंग लगता है वो मॉर्निंग ले लो, जिसको आफ्टरनून लगता है वो आफ्टरनून ले लो. तो अब तक हमने मोल कॉन्सेप्ट के 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं. 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और हमने मोलर मास तक कंप्लीट कर लिया है. सो इट्स ए गुड गोइंग. और हमारी स्पीड अगर इसी तरह से रही देन विद इन द टाइम फ्रेम हम इस मिशन को कंप्लीट करेंगे आपके साथ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यूइंग विथ मोलर मास, आज हम लास्ट कंपोनेंट करेंगे उसका जिसमें मोलर मास को हम अप्लाई कर रहे होंगे इन डिटरमाइनिंग इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड की इंपेरिकल फॉर्मूला का डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन समटाइम पूछा जाता है, तो उसे हम कैसे मालूम करते हैं और उसमें मोलर मास कहां यूज होता है वो जरा हम आज सीखेंगे. तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है. सॉरी. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 6, let me correct one thing. लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन हम कर रहे थे मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और उसका आंसर सेकंड मेथड में नहीं आ रहा था लास्ट में. उसमें हम एक मिस्टेक कर रहे थे. मैग्नीशियम कार्बोनेट के मास को हम 44 से डिवाइड कर रहे थे, जबकि उसको 84 से डिवाइड करना था. मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास 84 था, तो उस 44 के जगह 84 कर देंगे तो आंसर वही आ जाएगा जो फर्स्ट वाला आंसर था, जो फर्स्ट मेथड से आया था. तो हमने वहां पे मिस्टेक किया था, वो डिनोमिनेटर में 84 के जगह 44 ले लिया था मैग्नीशियम कार्बोनेट के मास को मोल में कन्वर्ट करते समय. तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड. आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं. तो आज हम सीखने जा रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला. इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले जानते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली इंपेरिकल फॉर्मूला. वैसे तो इंपेरिकल फॉर्मूला स्कूल डेज में क्लास 10 में भी आपने सुनी होगी, बट यहां पे उसको थोड़ा बिगर फॉर्म में देखना है, बड़े फॉर्म में देखना है. इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है जिसमें कि एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं. एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं. तो एक इसका फॉर्मल डेफिनेशन होता है इंपेरिकल फॉर्मूला का कि इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विथ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सिंपल होल नंबर रेशियो. तो एक बार जरा हम उस डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, आज के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे. सो इंपेरिकल फॉर्मूला, इट इज the simplest formula of a compound with elements present in simple
होल नंबर रेशियो। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। कुछ कंपाउंड्स का एग्जाम्पल हम लेते हैं। इधर हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहां पे हम लिख रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। एक कंपाउंड से हम सभी लोग फेमिलियर हैं, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बच्चों को याद रहता है C6H12O6। ग्लूकोज इज C6H12O6। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम्स में 6 का एक कॉमन फैक्टर है। कैन यू सी दैट? 6 का एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि इनके नंबर ऑफ एटम्स में से अगर हम 6 को ड्रॉप कर दें तो क्या बचेगा? CH2O। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिंपल होल नंबर रेशियो में है, यानी कि उनके नंबर ऑफ एटम्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और वो होल नंबर में होने चाहिए। दैट इज सिंपली इंपेरिकल फॉर्मूला। और एक आध एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई कंपाउंड लेते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2 का फैक्टर कॉमन है, तो अगर यहां से हम 2 को ड्रॉप कर लें तो क्या बचेगा? HO। एक बड़ा ही कॉमन मॉलिक्यूल हम सब ने सुना होगा, बेंजीन। 6 का कॉमन फैक्टर है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH। इसी तरह से और भी ले सकते हैं। एक कंपाउंड होता है पोटेशियम परसल्फेट पोटेशियम परसल्फेट K2S2O8। अब देखो इसमें 2 का कॉमन फैक्टर है, तो अगर 2 को रिमूव कर दो तो इंपेरिकल फार्मूला बचेगा KSO4। कई ऐसे हम और लिख सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। 2 का फैक्टर इसमें से अगर हम ड्रॉप कर दें तो ये HCO2। ये है इनके इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अगर हम देखें तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक फैक्टर होता है, और इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि उस नंबर से इंपेरिकल फॉर्मूला के सभी एटम्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे कि यहां पे वो फैक्टर अगर देखें तो यहां पे 6 का फैक्टर है, मींस इंपेरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे 2 का फैक्टर है, यहां पे 6 का फैक्टर है, यहां पे 2 का फैक्टर है और यहां भी 2 का फैक्टर है। इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर उस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। इन द सेम मैनर अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मास को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उस फैक्टर से तो मोलर मास मिल सकता है। जैसे अगर हम यहां पे देखें तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? 12 + 2 + 16, 12 + 2 14, 16 30। और अगर इस 30 को हम 6 से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो 180 मिल जाएगा, जो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, इन सब में रिलेशन बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि इंपेरिकल फॉर्मूला है क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन क्या है, और अगर कभी जरूरत पड़े तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास को भी आपस में हम रिलेट कर सकते हैं यूजिंग द फैक्टर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें सीखना है यहां पे, आई होप इतना तो स्कूल डेज में आपने पहले ही सीख रखा होगा, क्योंकि ये सब तो 10th क्लास में होता है। इसके आगे इंपेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन, वो हमें यहां सीखना है कि हाउ वी डिटरमिन इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला हम डिटरमिन कैसे करते हैं, मालूम कैसे करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, उसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। सो लेट अस प्रोसीड हाउ टू डिटरमिन इंपेरिकल फॉर्मूला, और कहें तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सभी एलिमेंट्स का इंडिपेंडेंट मास इन ए गिवन मास ऑफ कंपाउंड मालूम होना चाहिए, देन ओनली वी कैन डिटरमिन द इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब यह हुआ कि अगर सपोज करो कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 4 एलिमेंट हैं, तो अगर उस कंपाउंड का 5 ग्राम लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड के 5 ग्राम में कितने ग्राम कार्बन है, कितने ग्राम हाइड्रोजन है, कितने ग्राम ऑक्सीजन है, कितने ग्राम नाइट्रोजन है। देन ओनली वी कैन डिटरमिन द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो या तो कंपाउंड के गिवन मास में हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स के मास सेपरेटली मालूम हो, या फिर हमें उस कंपाउंड में सभी एलिमेंट का मास परसेंटेज गिवन हो। एक ही बात हुआ। अगर मास परसेंटेज गिवन है, इसका मतलब आप 100 ग्राम कंपाउंड ले रहे हैं और उसमें परसेंटेज जो है वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के मास बन जाएंगे। समझ गए? ये है प्री रिक्वायरमेंट। इतना मालूम होगा तभी हम इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। अब मालूम कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से प्रोसीड करते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और मान लो क्लोरीन भी है, या क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन लेते हैं, ब्रोमीन भी है मान लो। 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास इन सब के मास इन ए गिवन मास ऑफ कंपाउंड या परसेंटेज मास मालूम होना चाहिए। परसेंटेज मास मींस 100 के स्केल पे सबका मास मालूम होना चाहिए। अगर मालूम है तो क्या करेंगे? तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना बड़ा सिंपल होता है। एक सिंपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को ब्लाइंडली फॉलो करना और अंत में इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे वो देखो। हमें क्या करना है, हमें एक इनके एलिमेंट्स का टेबल बनाना है। तो मैंने यहां पे एलिमेंट्स लिख दिया है और यहां पे फर्स्ट में मास या मास परसेंटेज जो भी दिया होगा लिखेंगे। सपोज करो किसी कंपाउंड में इसके मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसके 8 ग्राम है, इसके 2 ग्राम है, इसके कितने ले लेते हैं 16 ग्राम है, और इसके मान लो 40 ग्राम है। जस्ट एक मैंने आर्बिट्री एग्जाम्पल ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 8 to 10, 40, 50
एंड 66 ग्राम 66 ग्राम कंपाउंड लिया तो उसमें ये मास आया। एक आर्बिट्री एग्जांपल मैंने लिया, यानी कि हमें दिया गया है कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन हैज 8 ग्राम कार्बन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड 40 ग्राम ब्रोमीन इन 66 ग्राम ऑफ कंपाउंड। डिटरमिन इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, मास के टेबल को इमीडिएटली मोल्स में कन्वर्ट कर देना है, मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। और मोल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो मास को मोलर मास से डिवाइड करके, मीन्स ये हो जाएगा 8/12, ये हो जाएगा 2/1, 2 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 16/16 और ये हो जाएगा 40 ब्रोमीन का मोलर मास 80 होता है, ये गिवन होगा। ये आ गए इनके मोल्स। अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 4 2 4 3, ये हो गया 2/3, ये है 2, ये है 1 और ये है 1/2। ये है नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या करना है, इसमें जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे सबको डिवाइड कर देना है। डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट n। अब देखो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कहां है, ये है 1/2, 0.5, ये 0.67 होगा। तो 1/2 से डिवाइड करो। जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2, मीन्स ये 2 हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 into 2 हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 4/3, ये आ गया 4, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। इसे हम बोलते हैं सिंपल रेशियो। Mass converted to mole and then converted into simple ratio by dividing from the smallest number of mole। अब क्या करना है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। और होल नंबर में कन्वर्ट करते समय हमें क्या करना है, या तो कोई कॉमन फैक्टर, सिंपल कॉमन फैक्टर मिल रहा है जिसको मल्टी से मल्टीप्लाई करने पे ये सब होल नंबर बन जाए, या फिर पहले से ही होल नंबर में हो। होल नंबर में कन्वर्ट करते समय आपके पास ±0.2 का विंडो होता है। ±0.2 करने पे अगर नियरेस्ट होल नंबर जाता है तो उसको राउंड ऑफ कर देना है। फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। और इसलिए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C4H12O6Br3। ये है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। समराइज वंस अगेन, गिवन मास को हमने मोलर मास से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर लिया और उस मोल को हमने वापस सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल, एंड देन एट द एंड हमने उसको नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग विथ ए सिंपल फैक्टर। ये तरीका होता है इंपेरिकल फॉर्मूला को मालूम करने का। बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब इस पे ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, जिससे कि आप इसको और बेहतर समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसके प्रैक्टिस की यात्रा।
और धीरे धीरे हम इसमें प्रॉब्लम्स के लेवल को इंक्रीज करेंगे और सीखेंगे। तो स्टार्ट करो। कह रहा है कि a compound of x and y has mass of y 1/3 of x. Also, molar mass of x is 2 times molar mass of y. Determine empirical formula. हमारे पास एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड में 2 एलिमेंट हैं x एंड y, दोनों अननोन है, उनकी आइडेंटिटी नोन नहीं है, और कहा जा रहा है कि उस कंपाउंड में y का मास x का 1/3 है और साथ में एक रिलेशन उनके मोलर मास में दिया गया है कि x का मोलर मास y के मोलर मास का डबल है। इतनी सी इंफॉर्मेशन है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन करते हैं। तो क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, x y का टेबल बनाएंगे। मास, क्या रिलेशन है, मास ऑफ y इज 1/3 मास ऑफ x। तो x का मास ले लेते हैं कुछ m ग्राम, तो y का मास क्या हो जाएगा, m/3, 1/3 ऑफ x। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हम अभी इस तरह से लिखें कि नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा m अपॉन मोलर मास ऑफ x, और यहां हो जाएगा m अपॉन 3 टाइम्स मोलर मास ऑफ y, उनके रिस्पेक्टिव मोलर मास से डिवाइड कर दिया। लेकिन रिलेशन क्या दिया है कि मोलर मास ऑफ x इज 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ y, यानी कि mx के जगह पे हम 2 टाइम्स यहां पे मोलर मास ऑफ y लिख सकते हैं। तो इससे मोलर मास ऑफ y कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा सिंपली m/2 और ये रह जाएगा m/3, which is smaller, obviously m/3। तो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, m/3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा m/2 डिवाइडेड बाय m/3, सो 3/m, और ये हो जाएगा 1, m कैंसिल, 3/2 1। तो क्या करेंगे, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा x3y2। समझ में आया कुछ आप लोगों को? हमने क्या किया, गिवन कंडीशंस को लेके यहां पे टेबल क्रिएट किया, और उस टेबल में हम देख सकते हैं कि x का मास अगर m एज्यूम करते हैं तो y का मास m/3 हो जाएगा। फिर हमने मोलर मास से डिवाइड किया, x का मोलर मास mx ले लिया, y का मोलर मास my ले लिया, तो m ग्राम में m अपॉन mx मोल और m/3 ग्राम में m/3 डिवाइडेड बाय m बाई मोल। फिर हमने वो कंडीशन रख दिया, मोलर मास ऑफ x इज 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ y। हमने mx के लिए 2my रखा, m/m कैंसिल कर दिया, इधर रह गया m/2, इधर रह गया m/3, ये आ गया मोल। स्मॉलर नंबर ऑफ मोल हमने इसी से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये खुद हो जाएगा 1 और ये हो गया 3/2। तो ये 3/2, ये 1,
होल नंबर के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 2 कैंसिल होकर 3 रह गया, ये 1 इंटू 2 2 हो गया। सो फॉर्मूला इज x3 y2। समझे आप लोग? आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसमें। अब एक दूसरा एग्जांपल इसमें लेते हैं। जिसमें कहा जा रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है और उसमें परसेंटेज दिया गया है। क्या है? An organic compound contain 40% carbon, 6.67% hydrogen and rest oxygen by mass. Determine empirical formula. Determine empirical formula. क्या करेंगे? परसेंटेज गिवन है तो हम कह सकते हैं कि if we take 100 ग्राम of organic compounds then it will contain 40 gram carbon, 6.67 gram hydrogen and remaining 53 होगा ना, हाँ 53.33% ऑक्सीजन। तो टेबल बना लेते हैं। हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास नून है 46.67, ऑक्सीजन 46 हो गया तो 53.33 ग्राम। अब इस मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल विल बी व्हाट? दिस डिवाइडेड बाय 12, दिस डिवाइडेड बाय 1, दिस डिवाइडेड बाय 16, which is the smallest one? अगर हम देखें तो I think 4 3 जा 4 10, ये 10/3 3.3 हो गया और ये हो जाएगा 16 into 3 48 250 2 3 5 50। ये ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, ऑलमोस्ट ये इक्वल ही है दोनों। चलो तो सिंपल रेशियो के लिए हम 10/3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 3/10 और ये भी हो जाएगा 1। ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है। अब इसको देख लेते हैं ये कितना आ रहा है 6.67 इंटू 3, सो 0.667 इंटू 3, 0.667 into 3, it is 2. So what is empirical formula? Empirical formula is CH2O. That's all.
तो सीखा हमने इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम करना। इस तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला हम डिटरमिन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपेरिकल फॉर्मूला पे वर्किंग करते हैं। देखो इसमें प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है। तो सपोज करो क्वेश्चन है an organic compound has 58.7% carbon, 13.6% hydrogen and rest nitrogen by mass. Determine empirical formula। 58.7% उसमें कार्बन है, 13.6% हाइड्रोजन है और रिमेनिंग नाइट्रोजन है। तो क्या होगा इंपेरिकल फॉर्मूला? वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस केवल ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ गया है कि नहीं? तो फटाफट कर लेते हैं इसको। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन इज 58, मास 58.7, हाइड्रोजन इज 13.6। इन दोनों को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 58.7 प्लस 13.6 100 माइनस 72.3 27.7। सो नाइट्रोजन इज 27.7। अब इनको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो बाय 12 अपॉन 1 अपॉन 14। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 है, ये 13 है। तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इसमें कौन हो गया? यही हो गया 2। तो इसी से डिवाइड करते हैं सबको। तो सिंपल रेशियो 58.7 अपॉन 12 इंटू 14 अपॉन 27.7, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 14 अपॉन 27.7 और ये हो जाएगा 1। अब इसको देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज करता हूं, आप लोग थोड़ा अंदाज ले सकते हो। तो 58.7 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 27.7, यह आ रहा है 2.47। यह आ रहा है 2.47। दूसरा कितना आ रहा है? 13.6 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 27.7, यह आ रहा है 6.8 आ रहा है। ये 6.8 आ रहा है और ये है 1। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सब नियर टू होल नंबर पहुंच जाएगा। पहुंचेगा क्या? अगर हम 2 से तो नहीं पहुंच रहा है लग रहा है। टू से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन काफी ज्यादा हो जाएगा।
तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 ले लेते हैं इसको, और कोई चारा ही नहीं है, और ये 2 लेंगे तो ये हो जाएगा C5H14N2। वैसे तो ये 13.6 हो रहा था, लेकिन ये दोनों बिल्कुल होल नंबर है तो इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। डाटा थोड़ा सा राउंड ऑफ किया होगा, अदरवाइज ये नियर टू 14 आ जाता है। अभी 13.6 बन रहा है, उसको आप 14 ले लेंगे। तो समझ रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला पे कैसे काम करना होता है। एक और करते हैं, लेट अस डू वन मोर। क्वेश्चन है, a salt of potassium, क्वेश्चन है a salt of potassium has 47% potassium, has 47.5% potassium। अब 47 ही रखो, पूरा ही रखो, थोड़ा बहुत बाद में जरूरत हुआ तो राउंड ऑफ कर लेंगे। 47% पोटेशियम, 14.5% कार्बन एंड रेस्ट ऑक्सीजन बाय मास डिराइव molecular formula if molar mass is 166। पोटेशियम का मोलर मास 39 होता है। इस बार इंपेरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। पहले इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा और फिर उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। तो देखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे इससे वर्कआउट होता है। सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम करके उसका मास मालूम करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास आ जाएगा। मोलर मास को इंपेरिकल फॉर्मूला के मास से डिवाइड करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला को कितने से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट इज द स्ट्रेटेजी। सो टेबल, पोटेशियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम 47% मीन्स 47 ग्राम आउट ऑफ 100, कार्बन 14.5 एंड ऑक्सीजन, इन दोनों को ऐड करके 100 में सब्ट्रैक्ट कर लो। 47 प्लस 14.5 38.5। ऑक्सीजन इज 38.5। मोल में कन्वर्ट करते हैं इनको। मोल में कन्वर्ट कैसे होगा? मोलर मास से डिवाइड करके। सो इट विल बी by 39 by 12 and by 16, which is the smallest one। अगर हम देखें तो ये दोनों लगभग करीब हैं, इसलिए किसी से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये लार्जर क्वांटिटी है। सो लेट अस डिवाइड by this quantity। So simple ratio will be what? 47 upon 39 into 12 upon 14.5, 138.5 upon 16 into 12 upon 14.5। ये तो 1 ही हो गया। ये भी मेरे ख्याल से 1 ही है, चेक कर लेते हैं। ये है 47
into 12 divided by 39 divided by 14.5. So it is 0.997. 1 ही हुआ. 0.997 is what? 1. So it is 1, 1 और इसको देखोगे तो ये 2 आ जाएगा. So empirical formula is what? Empirical formula is KCO2. empirical formula आ गया KCO2. इसके बाद क्या? empirical formula मास निकालेंगे. empirical formula मास अगर निकालें तो ये आएगा 39 प्लस 12 प्लस 32. How much it is? 39 140 plus 11 51 plus 32. I think it is 83. 39 plus 12 plus 32. Yes, 83. 83 is empirical formula mass. और इंपेरिकल फॉर्मूला को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है. तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि वो फैक्टर क्या होगा? मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास. तो मोलर मास इज 166, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज 83. सो फैक्टर इज 2. इट मीन्स इंपेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गोइंग टू बी K2C2O4 और इसे पोटेशियम ऑक्सलेट कहते हैं. ऑक्जेलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है, पोटेशियम ऑक्सलेट. तो इस तरह से हम इंपेरिकल फॉर्मूला की वर्किंग करते हैं. एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इससे अलग, थोड़ा मुश्किल भी, क्योंकि डायरेक्ट तो हमने कई कर लिए. सो लेट अस वर्क आउट ए क्वेश्चन विच इज स्लाइटली डिफरेंट एंड डिफिकल्ट ऑल्सो. That is not going to be so straightforward, but that will not also be not very difficult. ग्रीन बोर्ड का ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा. After using once or twice, it becomes white. क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं. क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्वेश्चन क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. 10 gram of this compound when burnt in excess of oxygen gave 27.5 gram carbon dioxide and 6.75 gram water along with
नाइट्रोजन गैस डिराइव इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हमें कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे डिराइव होगा? जैसा मैंने कहा था कि इट इज नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। We have a compound which contain carbon, hydrogen, nitrogen. We are burning it with oxygen, giving carbon dioxide, water and nitrogen gas. We can see that on the product side, nitrogen is present only in carbon is present only in CO2, hydrogen is present in water only, नाइट्रोजन तो है ही इंडिपेंडेंट। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल अप्लाई करें कि मैटर्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो क्या हम कह सकते हैं कि जितना ग्राम कार्बन लेफ्ट साइड में होगा उतना ही ग्राम कार्बन राइट साइड में होगा। यानी कि अगर हम CO2 के मास से कार्बन निकाल लें कि कितना कार्बन है उस 27.5 ग्राम CO2 में, तो दैट विल बी मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ओरिजिनल कंपाउंड। उसी तरह से अगर हम ये मालूम कर लें कि 6.75 ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन है, तो वो सभी हाइड्रोजन ओरिजिनल कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास हो जाएगा। और कार्बन और हाइड्रोजन का मास अगर आ गया तो 10 ग्राम में से कार्बन हाइड्रोजन का मास सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। तो अब 10 ग्राम में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मास सेपरेटली मालूम हो गया। टेबल बना के जैसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला सॉल्व करते हैं सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हिम्मत जुटाते हैं। इसका मोलर मास तो अब तक याद हो गया होगा 44 ग्राम। 44 ग्राम में कितना कार्बन? 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन। इसलिए इसके 27.5 ग्राम में कार्बन कितना? 12/44 इंटू 27.5 ग्राम कार्बन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 into 44, sorry, 12 into 27.5 divided by 44, 7.5 gram. So 7.5 gram is carbon. 18 gram water. 18 gram water has 2 gram hydrogen. So 6.75 gram water will contain what mass of hydrogen? 2/18 into 6.75. Let us solve it. 2 into 6.75 divided by 18. Wow, it is 0.75. It is 0.75. कार्बन नोन, हाइड्रोजन नोन, तो नाइट्रोजन भी नोन हो गया। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई किया हमने मालूम किया कि 27.5 ग्राम CO2 में कार्बन कितने ग्राम, और उसको रिवर्ट कर दिया कि ओरिजिनल कंपाउंड में वही कार्बन होगा क्योंकि कार्बन कंजर्व रहेगा। कार्बन का फॉर्म चेंज हुआ, पहले कंपाउंड में था अब CO2 में है, कार्बन वही है। उसी तरह से हाइड्रोजन जितना ग्राम कंपाउंड में होगा वो पूरा का पूरा वाटर में आ गया, तो हमने वाटर से हाइड्रोजन निकाल के वापस कर दिया कि कंपाउंड में उतने ही हाइड्रोजन होंगे। उन दोनों को ऐड करके 10 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नाइट्रोजन का मास आ जाएगा और इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। यानी कि टेबल बनाएंगे,
कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। कार्बन 7.5, हाइड्रोजन 0.75, इन दोनों को ऐड कर दो तो 8.25, 8.25 तो 1.75 नाइट्रोजन का मास हो गया कि नहीं? ये मास है। अब इसे मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 7.5 by 12, 0.75 divided by 1, 1.75 upon 14, which is the smallest one? यही है, तो उसी से डिवाइड करो सबको। सो सिंपल रेशियो 7.5 upon 12 into 14 upon 1.75, 0.75 into 14 upon 1.75, और ये तो 1 ही हो जाएगा, उसी से डिवाइड किया सबको। देखते हैं जरा ये कितना कितना है। 7.5 into 14 divided by 12 divided by 1.75। अरे बाबा, ये तो पूरा एग्जैक्ट नंबर आ गया 5। दूसरा को देखते हैं। 14 into 0.75 divided by 1.75। अरे बाबा, ये भी होल नंबर आ गया। लो, अब तो कुछ करना ही नहीं है। कार्बन 5, 6, 1 और ये ऑलरेडी होल नंबर में है, इसलिए कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला C5H6N। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की वर्किंग कर रहे हैं। एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं जरा और क्या क्या हो सकता है एम्पिरिकल फॉर्मूला में। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट बट एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एक थोड़ा जैसा मैंने कहा डिफरेंट टाइप के सिचुएशन को लेते हैं। क्वेश्चन है 7.28 ग्राम FeXCO होल बाय। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिसमें कि X और Y अननोन है। On heating in excess of oxygen, heating in excess of oxygen gives 3.2 gram Fe2O3 along with
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डिड्यूस empirical formula of original compound आयरन का 56 एटॉमिक मास लेना है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़ी चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन ही यूजुअली हम ठीक से नहीं समझते हैं, इसलिए जानते हुए भी हम गलत कर देते हैं। एक कंपाउंड है, आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। उस कंपाउंड का ऑक्सीजन में कंबसन किया तो आयरन चला गया फेरिक ऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में। कुछ इस तरह से FeX COY प्लस ऑक्सीजन गिविंग Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बैलेंस नहीं किया इसको, बस हमने सिंबॉलिकली लिख दिया है ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। बैलेंसिंग की अभी जरूरत ही नहीं है, बैलेंसिंग पे बेस्ड कैलकुलेशन होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद। क्या हम कह सकते हैं कि यहां प्रेजेंट सभी आयरन रिएक्शन के बाद Fe2O3 में आ गया होगा, क्योंकि इसमें तो आयरन है ही नहीं। और Fe2O3 का मोलर मास हमें नोन है। अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो इसका मोलर मास क्या होगा? 56 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16 आयरन ऑक्सीजन का, ये आ जाएगा 160 ग्राम। तो क्या हम कह सकते हैं कि 160 ग्राम ऑफ दिस कंटेन 112 ग्राम ऑफ आयरन। 160 ग्राम ऑफ दिस कंटेन, जब ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है कंटेन 112 ग्राम ऑफ आयरन। देयरफॉर इसका मिला एक्चुअल में कितना हमें? 3.2 ग्राम। सो 3.2 ग्राम will contain what mass of iron? 112 divided by 160 into 3.2। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 112 into 3.2 divided by 160, 2.24। It is 2.24 ग्राम आयरन। तो अब हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल 7.28 ग्राम में, इसके 7.28 ग्राम में 2.24 ग्राम आयरन होगा, और जो बैलेंस होगा कितना बचा? 8 - 4 4, 2 - 2 0, 7 - 2 5 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब तो सिर्फ टेबल में रख के इंपेरिकल फॉर्मूला बता देना। तो टेबल में जब रखेंगे और कार्बन और ऑक्सीजन को यहां इकट्ठा रखना है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में रिलेशन नोन है 1:1 का। तो 2.24 5.04 ग्राम ये मास है। तो मोल क्या हो जाएगा? 2.24 अपॉन 56, और इधर हो जाएगा 5.05
upon carbon plus oxygen 12 plus 16 28. Which is smaller? Obviously this. So simple ratio 1, ये हो जाएगा 5.05 upon 28 into 56 divided by 2.24. अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे. 28 into 2 56. So 5.05 into 2 10.1. 10.1 upon 2.24. I think it is 4.5. देख लेते हैं एक बार. 10.1 divided by 2.24. 4.5. It is 4.5. So what we do? We will multiply this whole number by 2 to make it whole number. So it will be 2 and that will be 9. So formula, empirical formula, Fe2CO9. तो इस तरह से empirical formula हम मालूम करते हैं. तो मुझे लगता है कि empirical formula पे काफी प्रैक्टिस हो गया है. अब आप समझ रहे हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है. ठीक है ना. तो एक आखिरी क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला पे आज करके इसको क्लोज करते हैं. तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लेंगे. सो लास्ट प्रॉब्लम ऑन इंपेरिकल फॉर्मूला. लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं. क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड an organic compound contain carbon, hydrogen, oxygen and bromine. Hydrogen, oxygen and bromine are present in 1:4:8 mass ratio. Hydrogen, oxygen and bromine are present into 1:4:10, not 8. 10 mass ratio. 1:4:10. Also carbon is 1/3 by mass of compound. Derive empirical formula. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है
और ये जेई के लिए एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन के मास रेशियो से उनका मोलर रेशियो आएगा, उनके नंबर ऑफ एटम्स में पहले रिलेशन आएगा। ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, 80। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन के जो मास रेशियो है उससे पता करते हैं कि उनमें इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, यानी कि उनका सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है। उसके लिए हम सबसे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन का टेबल बनाएंगे। अभी कार्बन को रहने दो। इनके मासेज में रिलेशन है 1, 4 और 10 का। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे इनके 1, हाइड्रोजन का 1 से ही डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 4/16 और ये हो जाएगा 10/80। 4 4 जा 16, ये है 1/8 विच इज द स्मॉलेस्ट वन, 1/8। तो 1/8 से सबको डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल रेशियो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। यानी कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन का रेशियो होगा 8:2:1। मीन्स अगर इनको हम कंबाइन करें तो ये H8 O2 Br और कार्बन कुछ इसमें X ले लेते हैं। इस तरह से कुछ इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन का रेशियो 8:2:1 हमने यहां मालूम किया इंपेरिकल फॉर्मूला लॉ से, और कार्बन कितना है ये मालूम नहीं है। अब ये भी है कि कार्बन 1/3 ऑफ द टोटल मास है, यानी कि अगर कार्बन 1/3 है तो ये 2/3 ग्राम होगा। तो अब इन दोनों का भी मास आ गया, तो इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं अब क्या है। और इस पूरे को फिलहाल एक सिंगल यूनिट की तरह देखो। इसको मान लो ये x है, जिसका मास, मोलर मास काउंट कर लेते हैं यहां से, 8 + 32 40 + 80 120। समझ लो कि कार्बन के साथ एक एलिमेंट है x जिसका मोलर मास 120 है, वो x ये वाला है, बाद में हम x के जगह पे ये लिख देंगे। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला C और x के लिए निकालेंगे। कार्बन का मास 1/3, x का मास 2/3 ग्राम मास। तो मोल क्या हो जाएंगे इनके मोल हो जाएंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 12, इसके 2/3 डिवाइडेड बाय 120 विच इज स्मॉलर वन, सेकंड। तो उसी से डिवाइड कर देते हैं दोनों को। सो सिंपल रेशियो ये हो जाएगा 3 × 120 डिवाइडेड बाय 3 × 12 × 2। इससे डिवाइड किया तो ये ऊपर चला गया, 3 × 120, 2 नीचे आ गया, 3 × 12 × 2 और ये हो गया 1। सो 3 से 3 गया, 12 से ये 10, 2 से ये 5, यानी कि फॉर्मूला हो गया C5X और X के जगह पे अब इसे पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो। सो इट इज C5H8O2। ये है कहानी इंपेरिकल फॉर्मूला की। तो आई होप इंपेरिकल फॉर्मूला में इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। अब आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसको, डीपीपी से, असाइनमेंट से।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब लॉज स्टार्ट कर लेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब आप समझ सकते हैं कि एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को हमने कितना खींचा, जरूरत इतनी है। सो अब आगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।